सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। उसका पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। सो रोटेशन को मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा तुम लोग को प्लान में भी भेजा गया है उस तरीके से। सो पहले पार्ट में जो कि आज की क्लास होगी, इसमें हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके थ्योरीज देखेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगली क्लास जो होगी वो कंबाइंड मोशन और टॉपलिंग के ऊपर होगी, वो अगली क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रोटेशनल डायनामिक्स। सबसे पहले रिजिड बॉडी, सबसे पहले रिजिड बॉडी का केस डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं? सो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब होता है जब उस पे लिया गया कोई भी दो पॉइंट्स, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है टाइम के साथ। जैसे मान लो ये एक रिजिड बॉडी है और यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो ये रिजिड बॉडी तब बोला जाएगा जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हमेशा सेम रहेगा, ये टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडीज को हम लोग बोलते हैं ये रिजिड बॉडी है। सो वेक्टर फॉर्म में या फिर टेक्निकल फॉर्म में हम इस चीज को कैसे बता सकते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो नहीं बदलना चाहिए? सो उसको बताने के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर कहीं पे v1 है रैंडमली, और इसकी वेलोसिटी यहां पे कहीं पे v2 है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ये वाला होगा, ये वाला लाइन है। ये एंगल मान लो θ1 है, ये एंगल मान लो θ2 है। सो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हमेशा जीरो के बराबर है। ना तो अप्रोच हो रहा है ना तो सेपरेशन हो रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हमेशा जीरो के बराबर है? सो अगर इसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो रिलेटिव मोशन पे आ जाओ। ये बेसिकली एक टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन हमेशा हम कंपोनेंट्स लेकर के निकालते हैं। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट जब लोगे, इसका इधर की तरफ और इसका इधर की तरफ, तो इस लाइन पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन बनता है। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से अपने को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, सबको याद है ये? तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं यहां से कि मॉड ऑफ v1 cos θ1 माइनस मॉड ऑफ v2 cos θ2 इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन है रिजिड बॉडी का। ठीक है, हमेशा अप्रोच या सेपरेशन देखना है, उसका रिलेटिव जो वेलोसिटी आएगा, ये बेसिकली जो टर्म आएगा ये अगर जीरो के बराबर होगा तभी ये रिजिड बॉडी बनेगा। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उससे तुमको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। सो यहां पर रिजिड बॉडी का एक प्रॉपर्टी और भी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से, ये एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब ये कि अगर पॉइंट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट नंबर 2 का ओमेगा जब निकालोगे, और अगर मान लो मैं यहां पे कोई तीसरा पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट नंबर 3 का जब ओमेगा निकालोगे तो ये दोनों ओमेगा सेम होगा। सो हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं कि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। रिजिड बॉडी की ये खास बात है कि सारे पॉइंट्स का जो ओमेगा होगा वो हमेशा सेम होगा। वैसे ही अगर मान लो मैं यहां पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 4 ले लिया, 1 के रिस्पेक्ट में 4 का जब ओमेगा निकालोगे तो ये ओमेगा भी सेम आएगा। 2 के रिस्पेक्ट में 3 का निकालोगे, 2 के रिस्पेक्ट में 4 का निकालोगे, या 3 के रिस्पेक्ट में 4 का निकालोगे, कोई भी तुम ओमेगा जब कैलकुलेट करोगे वो ओमेगा हमेशा सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आया? सो रिजिड बॉडी की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए और ओमेगा हमेशा सेम होगा। ये है रिजिड बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल की। अच्छा, अगर मैं इस पे जाने से पहले अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को हम लोग कैटेगोरिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन,
दूसरा जो है वो है प्योर रोटेशनल मोशन, और तीसरा जो है वो है कंबाइंड मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये होगा कंबाइंड मोशन। सो बॉडी को हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल में कब बोलते हैं? बॉडी जो है प्योर ट्रांसलेशनल में तभी होगा जब बॉडी के सारे पॉइंट्स सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लो ये वेलोसिटी है और इस पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर सारे के सारे पॉइंट v वेक्टर से आगे बढ़ रहे होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स अगर v वेक्टर से आगे बढ़ रहे होंगे, तब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल में है। बॉडी प्योर रोटेशनल में कब आएगा? बॉडी प्योर रोटेशनल में तब आएगा जब किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है ओमेगा से घूम रहा है। एक्सिस जो है बॉडी के बाहर भी हो सकता है और एक्सिस जो है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, या एक्सिस बॉडी के सरफेस पे भी हो सकता है, कहीं पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। सो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी सेम ओमेगा से घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये प्योर रोटेशनल में। और बॉडी कंबाइंड मोशन में तब होगा जब वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कंबाइंड मोशन में जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग इसका ले सकते हैं व्हील का एग्जांपल। जो गाड़ी का व्हील होता है, चक्का जो होता है, वो गोल गोल घूमते हुए आगे भी बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी साथ में आगे बढ़ रहा है। सो वो एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा कंबाइंड मोशन का। सो कंबाइंड मोशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशनल एंड उसका काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो ऐसा एक बॉडी है, इसके सारे पॉइंट्स जो है वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया कि यही कंडीशन होता है प्योर ट्रांसलेशनल होने का। सो इसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1v², दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2v², तीसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m3v², और ऐसे ही जितने भी सारे मासेज हैं उन सबका हम लोग काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सो हाफ v² को कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में ये क्या बचेगा, क्या है ये लिखा हुआ है बॉडी का टोटल मास, दैट इज हो जाएगा हाफ mv² के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के केस में होगा सिंपली हाफ कैपिटल M इंटू v², वेयर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? सो ये है ट्रांसलेशन का केस। इसमें अब रेफरेंस फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो वो सब रेफरेंस फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी वैलिड होगा, जो हमने वर्क एनर्जी में भी डिस्कस किया था, उससे पहले रिलेटिव मोशन में भी डिस्कस किया था। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किसी फ्रेम में ये रेस्ट पे आ सकता है, किसी फ्रेम में ये मूव करता हुआ दिख सकता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पे भी लागू होंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन की। सो मान लो यहां पे एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है। एक काम करते हैं, एक्सिस को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेता हूं, ये मान लो तुम्हारा एक्सिस है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ये एक्सिस मैंने मान लिया, ये ओमेगा से घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस बॉडी पे। पॉइंट नंबर 1 जो कि डिस्टेंस r1 पे है, पॉइंट नंबर 2 जो कि डिस्टेंस r2 पे है, पॉइंट नंबर 3 जो कि डिस्टेंस r3 पे है, पॉइंट नंबर 4 जो कि डिस्टेंस r4 पे है। सो इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, सो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1v², दैट इज ओमेगा r1²। दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहे तो होगा हाफ m2v², दैट इज ओमेगा r2²। तीसरे वाला का लिखना चाहे तो हाफ m3v², दैट इज ओमेगा r3², एंड सो ऑन। सो यहां पे देख सकते हो कि हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये टर्म क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। सो रोटेशनल मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी दिया जा सकता है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। इसमें भी अगर हम रेफरेंस पॉइंट को डालना चाहेंगे तो फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी आ सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी आ सकता है। जो रेफरेंस फ्रेम है वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे वैलिड होंगी। ठीक है, सो ये है प्योर रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी। यहां तो कोई डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। सो सबसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसे डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? इनर्शिया क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिससे कि वो चेंज को रजिस्ट करता है। चेंज को रजिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। वो इस चेंज को हमेशा रजिस्ट करता है। तो वही सेम चीज अगर रोटेशनल मोशन में देखा जाए, मतलब बॉडी का वो रेजिस्टेंस अगर रोटेशनल मोशन में हम कंसिडर करें तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ट्रांसलेशन में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली इनर्शिया का बेसिकली डेफिनेशन देते हैं। जब वही रोटेशनल में अगर वो रेजिस्टेंस शो करे तो इस चीज को हम दिखाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सो एक टाइप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the property of the body to resist any change in its rotational motion. Resist any change in its rotational motion. Resist any change in rotational motion. So discrete particles की अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, सारे पार्टिकल्स का, वेयर r1 r2 r3 इज द डिस्टेंस ऑफ m1 m2 m3 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। ये है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। कॉन्टिन्यूअस बॉडी की अगर हम बात करें तो ये जो समेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, mi कन्वर्ट हो जाएगा dm में, और ri कन्वर्ट हो जाएगा r स्क्वायर में। सो dm इज द एलिमेंट, जो एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो dm एलिमेंट टेकन है और r जो है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है डीएम स्क्वायर। अब इसका एक और एक एप्लीकेशन है इस केस में, जैसे जब तुम एलिमेंट जो है एक 3D बॉडी के लिए जब तुम एलिमेंट लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले 2D बॉडी की बात करते हैं। 2D बॉडी में जब एक एलिमेंट लोगे तब तो डीएम और आर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही जगह पे बैठेगा। जैसे मान लो रॉड में जब तुम एलिमेंट लोगे तो जहां पे डीएम होगा वहीं पे तुम्हारा आर का वैल्यू भी आएगा। लेकिन जब तुम 3D बॉडी में जब एलिमेंट लोगे तो वहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मतलब थ्री डी केसेस के लिए आई ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा डी आई ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो अगर तुम रिंग का एलिमेंट लेते हो स्फीयर में, तो स्फीयर में जब उस एलिमेंट का तुम इंटीग्रेशन करने जाओगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले लिखना होगा तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और उसको इंटीग्रेट करना होगा। या फिर मान लो तुम सॉलिड स्फीयर लेते हो, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो तुम्हारा एलिमेंट होगा वो डिस्क होगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे दोनों में डिफरेंस समझना। अगर मान लो मैं हॉलो स्फीयर का केस ले रहा हूं जहां पे मुझको रिंग कंसिडर करना पड़ रहा है एलिमेंट, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, where dm is the mass of the ring and x is the radius of that ring। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर के केस में जब मैं एलिमेंट लूंगा तो वहां पे मुझको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज dm इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से 3D के लिए ये हमेशा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करने से तुमको वैल्यू मिलेगा। ये 2 का फैक्टर जल्दी जल्दी में कभी कभी छूट जाता है इंटीग्रेट करने के चक्कर में, तो इस चीज का यहां पे ध्यान रखेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2D लेना होगा तो 2D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इधर। 2D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिंग के लिए अलग होगा, डिस्क के लिए अलग होगा, और अगर मान लो तुम कोई और अगर ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर में तुम हॉलो स्फीयर भी एलिमेंट ले सकते हो, तो हॉलो स्फीयर का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा, इस वजह से वहां पे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके इंटीग्रेशन होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें जल्दी जल्दी, तो सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड हॉलो स्फीयर का क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये सारे अभी मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बता रहा हूं, यूनिफॉर्म बॉडीज एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सारे फॉर्मूले तुमको याद रहना चाहिए। सो सॉलिड स्फीयर तक का हो गया। उसके बाद रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, एज के अबाउट लोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। उसके अलावा और क्या बचा, ठीक है इतना ही है। फिर सिलेंडर हॉलो सिलेंडर का लोगे तो उसमें एम आर स्क्वायर होगा, सॉलिड सिलेंडर लोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। इसके अलावा बाकी और जितने भी बॉडीज हैं वो तुमको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी दूसरे केसेस आएंगे वो सारे दूसरे केसेस इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। इसके बाद अगला नंबर इसमें आता है तुम्हारा इसके थ्योरम्स का, जो कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो सबसे पहले क्या चीज, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर था। और सर रॉड का क्या था, सेंटर और मिडिल वाले के अबाउट? सेंटर वाले के अबाउट था एम एल स्क्वायर बाई 12 और एज कोने वाले के अबाउट था एम एल स्क्वायर बाई 3। ओके सर, ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले जो ये तुमको याद रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाकी जो भी है वो या तो इंटीग्रेशन से आएंगे या तो इन दोनों थ्योरम के हेल्प से आएंगे। सो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 1D ऑब्जेक्ट एंड 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये 3D के लिए नहीं लग सकता। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स। सो ये थ्योरम क्या बताता है कि जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, और इस 1D या 2D बॉडी का x, y और z के अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो। x, y और z एक्सिस जो है तीनों एक ही पॉइंट से पार होना चाहिए, ठीक है। तो अगर x और y एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में है एंड z इस बॉडी के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो हम लोग ये रिलेशन दे सकते हैं कि iz इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। x एंड y आर इन प्लेन ऑफ द बॉडी, z perpendicular to the plane of body। तो दो चीजें हैं इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। पहली चीज तो ये कि तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पार होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट से पार नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, जिस प्लेन में तुम्हारा बॉडी होगा उन दोनों का एडिशन तीसरे वाले एक्सिस के बराबर होगा। आई एक्स प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू आई जेड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है।
सो इसको हटा रहा हूं मैं, अगले वाले पे चलते हैं जो कि है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी के लिए वैलिड है, 1D 2D 3D सबके लिए वैलिड है, ये वैलिड फॉर ऑल। ठीक है, 1D 2D 3D कोई भी डीज हो यहाँ पे सारे बॉडीज के लिए वैलिड है। ठीक है, सो ये क्या एक्सप्लेन करता है, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस पार हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ICOM, और यहां पे दो एक्सिस और है, ये मान लो R1 डिस्टेंस पे है एक्सिस नंबर 1, और एक दूसरा एक्सिस जो है वो R2 डिस्टेंस पे है एक्सिस नंबर 2। तो अगर अपने को I सेंटर ऑफ मास पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि I1 की जो वैल्यू होगी वो I सेंटर ऑफ मास प्लस mR1 स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, सो ये शिफ्टिंग को एक्सप्लेन करता है। अगर I जो है पता है अपने को और एक दूसरा एक्सिस जो है इसी के पैरेलल है, तो इस एक्सिस से इस एक्सिस पर शिफ्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे अगर मैं मान लो I2 निकालना चाहूं तो I2 जो होगा वो हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस mR2 स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को देख करके क्या मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के अलावा जितने भी एक्सिस हैं, जितने भी पॉसिबल एक्सिस हैं, सभी पॉसिबल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। क्या ऐसा बोला जा सकता है? जितने भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 जितने भी हैं जो इस सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाले से हमेशा ज्यादा होगा। तो यह चीज यहां से कंक्लूड किया जा सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान रहे कि ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग हम लोग 1 और 2 में डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस M R1 प्लस R2 स्क्वायर, ये नहीं लिखा जा सकता। शिफ्टिंग हमेशा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होता है, कोई भी जनरल एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। 1 और 2 के रिस्पेक्ट में कभी भी ये शिफ्टिंग नहीं हो सकता। सो शिफ्टिंग के लिए एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए सब में, और वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, और इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तुम्हारे दो थ्योरम्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाकी कैलकुलेशन इन्हीं दो थ्योरम्स के हेल्प से और बाकी चीजों के हेल्प से, इंटीग्रेशन के हेल्प से किया जा सकता है। जैसे इसको अगर हम अप्लाई करें, जैसे मान लो मैं इसको अप्लाई करूं सबसे पहले प्लेट में। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और यहां पे मान लो ये इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये वाला एक्सिस जो है 1 और ये वाला जो एक्सिस है 2, 1 और 2 के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। 1 के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, वो हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12, सॉरी 1 के अबाउट हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 12, और I2 जो होगा वो हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12। इस वजह से ये जो क्रॉस है I अबाउट क्रॉस, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके। I1 रखो, I2 रखो, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। प्लेट्स के अलावा अगर मान लो मैं कोई दूसरा लेना चाहूं, मान लो ये तुम्हारा प्लेट है और ये इस एक्सिस के अबाउट में निकालना चाहूं, कोने के अबाउट ये पार हो रहा है, इसके अबाउट अगर मैं निकालना चाहूं तो सबसे पहले मैं इसके अबाउट निकाल सकता हूं और इसको यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूं। सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे है और ये डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां इसकी शिफ्टिंग की जा सकती है। सो ये अगर एक्सिस नंबर 1 है तो I1 जो होगा वो I सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पैरेलली शिफ्ट करके इसके अबाउट कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये एक दो एप्लीकेशंस है, इसको भी हम दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, उसको अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होता है ये। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट केस जो है वो ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज विथ कट। सो मान लो यहां पे एक बॉडी है और इस बॉडी में मान लो इस पोर्शन को कट किया जा रहा है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहां पे है। तो जो बचा हुआ बॉडी है वो ये वाला बॉडी है।
सो इस बचे हुए बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो देखो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो निकलेगा आई ऑफ फुल बॉडी, पूरा फुल बॉडी माइनस आई ऑफ रिमूव्ड बॉडी। तो आई ऑफ फुल बॉडी माइनस आई ऑफ रिमूव्ड बॉडी, तो फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो रिमूव्ड बॉडी है, रिमूव्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास को यूज कर सकते हैं। ये जो बॉडी रिमूव हो रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहां पे होगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस अगर अपने को पता है r1 है, तो यहां से यहां शिफ्ट करके फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज आई ऑफ फुल बॉडी माइनस आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू r1 स्क्वायर। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके बॉडी विथ कट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये एक जनरल एग्जांपल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही बोल सकते हो, इस तरीके से ये लग के कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, एक रेडियस ऑफ गायरेशन भी है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आई को सिंपली एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है उसको m इंटू के स्क्वायर के बराबर कर दो, वेयर m इज द टोटल मास एंड k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सप्रेशन इस तरीके से निकाला जा सकता है, अंडर रूट आई अपॉन एम हो जाएगा ये। अच्छा, तुम लोग को ये पता है ना रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज क्या होता है? जैसे k की वैल्यू तो अपन निकाल लेते हैं, बट व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? सो रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, इसका यूज जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। कोई भी जैसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, उस नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो सिंपली एम के स्क्वायर करके तुम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही इजी अप्रोच होगा उस नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, सो के के हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर टोटल मास को एज्यूम किया जाए सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेम है। तो उस एप्लीकेशन के हिसाब से के की वैल्यू डिसाइड की जा सकती है। ठीक है, सो अगले पोर्शन पे आते हैं जो कि है टॉर्क। सो व्हाट इज टॉर्क? हाउ डू यू डिफाइन टॉर्क? सो टॉर्क जो है वो फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है। टॉर्क कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, टॉर्क अपने आप में ही कोई एक टर्म नहीं है। टॉर्क एक फोर्स की ही प्रॉपर्टी है, फोर्स की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो जब तुम दरवाजा खोलते हो तो सबने ये नोटिस किया होगा कि दरवाजे पे तुम धक्का मारते हो, फोर्स लगाते हो, और फोर्स लगाते हो तब वो दरवाजा जो है रोटेट कर जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब तुमने फोर्स लगाया तो उस फोर्स का कुछ रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिला उस बॉडी पे और वो बॉडी जो है घूम गया। सो फोर्स का ही रोटेशनल इफेक्ट इज टॉर्क। इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो पेंडुलम है, एक बॉल को स्ट्रिंग से ऐसे टांग रखा है। जब तुम उसको इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, कोई भी जब फोर्स लगाओगे तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो पेंडुलम का जो है वो ऑसिलेशन है, वो भी फोर्स का ही रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है वहां पे। सो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि टॉर्क अपने आप में ही कोई एक नया टर्म नहीं है, ये बस फोर्स का एक प्रॉपर्टी है जिससे कि बॉडी का रोटेशन देखा जा सकता है। सो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क अबाउट ओ कैन बी गिवन एज आर क्रॉस एफ। जैसे मान लो यहां पे पॉइंट ओ है, यहां पे फोर्स एफ लग रहा है, ये वेक्टर जो है आर वेक्टर है। इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट के लिए जो टॉर्क होगा उसको हम लोग दे सकते हैं आर क्रॉस एफ के बराबर। सो इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसको लिखा जा सकता है मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। सो अगर मैं एफ साइन थीटा को एक साथ क्लब करूं तो इसको लिखा जा सकता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर
इंटू एन कैप, वेर एफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये है आर और एफ के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है। सो अगर मैं एफ का कंपोनेंट यहां पे निकालूं तो क्या ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, देखो इस लाइन पर ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, तो जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। इसका मतलब ये है कि आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इज एफ परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर मैं आर और साइन थीटा को एक साथ क्लब करूं तो इसको लिखा जा सकता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इंटू एन कैप। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर होगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तुम्हारा आर परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये थीटा है, ये लेंथ आर है हाइपोटेन्यूज, सो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस तुम्हारा आर साइन थीटा होगा। सो टॉर्क निकालने का ये दो तरीका है, या तो एफ परपेंडिकुलर से निकाल सकते हो या तो आर परपेंडिकुलर से। ट्रेडिशनल तरीका है आर क्रॉस एफ, और इजी अप्रोच जो है वो है या तो ये तरीका या तो ये तरीका, ठीक है। सो ये है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। सो दूसरा हम लोग बात करते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इसको मैं हटा रहा हूं। सो मान लो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे कोई एक बॉडी है, ठीक है। सो इस बॉडी पे जो फोर्स लग सकता है उसके तीन कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट है यहां पे, एक कंपोनेंट है यहां पे, और एक कंपोनेंट है यहां पे। ये मान लो कंपोनेंट नंबर 1 है, ये कंपोनेंट नंबर 2 है, और ये कंपोनेंट नंबर 3 है, ठीक है। सो पहला वाला जो कंपोनेंट है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और तीसरा वाला जो कंपोनेंट है वो इस एक्सिस के टेंजेंशियल है। तीसरा वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल है। 1 और 2 इसी एक्सिस के प्लेन में है, और 3 वाला जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में। 1 एंड 2 इन प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड 3 जो है वो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज टेंजेंशियल। सो अगर मैं इन तीनों का देखूं, अगर टॉर्क देखूं तो 1 का और 2 का कोई भी टॉर्क नहीं होगा। 1 और 2 का टॉर्क 0 होगा इस एक्सिस के अबाउट, टॉर्क सिर्फ आएगा 3 का। अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका r है, ये परपेंडिकुलर है इसका, सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू F3। सो इसको लिखा जा सकता है r इंटू F3 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप। सो एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स का टॉर्क देखने को मिलता है। 1 और 2 का कोई भी टॉर्क नहीं होगा। 1 और 2 को हम लोग बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट्स। रेडियल कंपोनेंट्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही प्लेन में है, और 3 वाला जो है वो है तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसी का तुमको टॉर्क निकल के आएगा। इसका तुम वेरिफिकेशन भी कर सकते हो दरवाजे के हेल्प से। जैसे मान लो ये तुम्हारा दरवाजा है, ठीक है, ये तुम्हारा दरवाजा है, तो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके 3 कंपोनेंट्स है फोर्स के। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, एक कंपोनेंट यहां की तरफ लग रहा है, और तीसरा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो अगर ऊपर वाला कंपोनेंट है तो बताओ क्या ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसको घुमा सकता है इधर, इस एक्सिस के अबाउट, क्या इसको ऐसे घुमा सकता है? ये नहीं घुमा सकता। जो इधर वाला कंपोनेंट है, क्या इधर वाला कंपोनेंट इसको इधर घुमा सकता है? ये भी नहीं घुमा सकता। इधर रब करोगे तो थोड़ी ना घूमेगा, ये ऊपर रब करोगे तो थोड़ी ना घूमेगा। लेकिन जब इसको परपेंडिकुलर हिट करोगे तो क्या ये घूमेगा? तब ये बिल्कुल घूमेगा। इस वजह से सिर्फ तीसरे वाले का टॉर्क आएगा, 1 और 2 का कोई टॉर्क नहीं आएगा। बात समझ में आया? सो इस वजह से सिर्फ टेंजेंशियल का टॉर्क आता है एक्सिस के अबाउट, बाकी दूसरे का टॉर्क नहीं आता है।
सो ये है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस. सो टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसका एक और फॉर्म है एक्सिस का. जैसे मान लो यहां पे एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मान लो अल्फा से घूम रहा है. ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, ये डिस्टेंस r1 पे है, ये डिस्टेंस r2 पे है, एक पॉइंट है 3 जो कि डिस्टेंस r3 पे है. सो अगर इस पे हम पूरा टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहले वाले का टॉर्क है r1 इंटू फोर्स दैट इज m अल्फा r1 मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस वजह से ये है तुम्हारा टेंजेंशियल फोर्स. सो टॉर्क ऑन 1 इज इक्वल टू r1 इंटू टेंजेंशियल फोर्स, प्लस दूसरे वाले के लिए r2 इंटू एम अल्फा, ये m1 है, m2 अल्फा r2. तीसरे वाले के लिए r3 इंटू m3 अल्फा r3 एंड सो ऑन. सो यहां से देख सकते हो कि अल्फा को कॉमन लिया जा सकता है. पहला वाला टर्म बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू अल्फा. ये क्या लिखा हुआ है? सो ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो ये हो जाएगा आई अल्फा के बराबर. सो टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो इस वजह से टॉर्क के दो एक्सप्रेशन है, एक है आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को तुम आई इंटू अल्फा के बराबर इक्वेट कर सकते हो. ठीक है, सो फिर अगले में बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी में. सो इक्विलिब्रियम हमने ट्रांसलेशन में भी डिस्कस किया था, फिर वर्क एनर्जी पावर में भी डिस्कस किया था. अब हम लोग यहां पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं. सो इक्विलिब्रियम तब बोलते थे हम लोग पहले जब एफ नेट की वैल्यू 0 के बराबर होती थी. एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, जब सारे डायरेक्शन में फोर्स 0 के बराबर होता था तब हम बोलते थे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अब जब हम यहां पर रोटेशनल डायनेमिक्स में जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे अपने को रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना पड़ेगा. सो बॉडी विल बी सेट इनटू इक्विलिब्रियम व्हेन ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है. सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब आएगा जब समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे कंपोनेंट 0. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहां पे सिर्फ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब टॉर्क का समेशन 0 के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो यहां पे तुम्हारे पास फ्री छूट है, कोई भी तुम एक्सिस चूज कर सकते हो. सेंटर ऑफ मास पर, एज पर, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या किसी एंगल थीटा पर, या फलाना फलाना करके कोई भी तुम एक्सिस चूज कर सकते हो. वो एक्सिस के अबाउट टॉर्क का सम 0 के बराबर होना चाहिए. सो जब ये दोनों चीजें फॉलो होंगी तब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है. इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में आगे. ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी. बाकी पे अगर 0 नहीं है तो नहीं होगा ना. फिर तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम तभी आएगा ना जब नेट टॉर्क 0 होगा. अगर एक तरफ से टॉर्क उसको मिल रहा है तो बॉडी मूवमेंट में है ना फिर. ठीक है, सो अगला बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एंड एक्सिस. सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम? सो जैसे टॉर्क डिफाइन किया था बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ momentum of a body. So angular momentum about a point O can be given as R cross P. So इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, दो फॉर्म्स, या तो R परपेंडिकुलर इंटू P एन कैप, या फिर R इंटू P परपेंडिकुलर इंटू एन कैप. जैसे टॉर्क डिफाइन किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये भी डिफाइन कर लेंगे. L अबाउट अगर एक्सिस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल मोमेंटम का काम आएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं मॉड आर मॉड टेंजेंशियल इंटू साइन 90 एन कैप. बाकी जो दो मोमेंटम्स होंगे
उन मोमेंटम्स का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट का आएगा। और अगर अपन एल अबाउट एक्सिस का दूसरा फॉर्म देखें तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ये 3 फॉर्म्स हैं जो तुम इसमें याद रख सकते हो। सो आई ओमेगा टॉर्क में हुआ करता था आई अल्फा, आर क्रॉस पी टॉर्क में हुआ करता था आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी टी टॉर्क में हुआ करता था आर क्रॉस एफ टी। सो ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एंड एक्सिस। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? क्या चीज? पीटी टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंट के डायरेक्शन मोमेंटम है ये, रेडियल वाला नहीं है। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने, टॉर्क अबाउट एंगुलर मोमेंटम आउट ऑफ फिक्स्ड एक्सिस। सो लास्ट इसमें आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो एंगुलर मोमेंटम जो था वो हमने लिखा था आई इंटू ओमेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करो, सो डीएल बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या मैं इसको आई इंटू अल्फा लिख सकता हूं? सो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, तो ये बताओ अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 हो जाए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, इफ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यही है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के फिर से 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस में नेट एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर है इनिशियली, तो बाद में भी 0 के बराबर होगा। और दूसरा केस है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो बाद में भी वो कांस्टेंट होगा, मतलब नॉन जीरो के बराबर होगा। जैसा सेंटर ऑफ मास में हमने मोमेंटम कंजर्व करके केसेस निकाले थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी हम लोग केसेस निकाल सकते हैं। सो ये है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस तरीके से इसको डील किया जा सकता है। ठीक है, सो ये है तुम्हारा रोटेशनल का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। बताओ इसमें कुछ डाउट है कहीं पे भी? पीडीएफ सबको मिल ही गया है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 1 to 10 स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन इसमें प्योर रोलिंग वाला आ गया है, एक बार देखना। एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 21, दोनों में से कोई एक देख लेना। वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, वो हम बाद में बता ही दूंगा। पहले 1 to 10 अटेम्प्ट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है ना? सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तीनों का, और उसको 3m के स्क्वायर के बराबर कर देना है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3m हो जाएगा, m के स्क्वायर नहीं होगा, 3m के स्क्वायर। सो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? mr स्क्वायर बाई 2, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। ये है 1, ये है 2, और क्रॉस के अबाउट अपने को पता है mr स्क्वायर होता है। 1 + 2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, I1 + I2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर है। सिमिट्री से बोल सकते हैं I1 और I2 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो क्या I2 की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 हो गई? तो ये पहले वाले का हो गया। दूसरा वाला रिंग के लिए इस एक्सिस के अबाउट तुमको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। सो इस एक्सिस के अबाउट यही वाला I2 के बराबर ही होगा। जो ये वाला एक्सिस है वो I2 के जैसा ही है, मतलब I2 फॉर दिस रिंग इज सिमिलर एज दिस एक्सिस फॉर दिस रिंग। तो इसको mr स्क्वायर बाई 2 ये पता है, इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दो, तो दूसरे वाले के लिए हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, और जो तीसरा वाला है उसके लिए भी यही सेम है।
सो पहला रिंग, दूसरा और तीसरा रिंग, ये दूसरा और तीसरा रिंग का है, इसको 3m के स्क्वायर के बराबर कर दो। के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, क्या आता है शायद डी आता है ना, सी या डी, कौन सा आता है? डी आता है, डी आ जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला हो गया। सो 2 में बोला गया है कि एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m है, आउटर रेडियस इज r2 एंड इनर रेडियस इज r1। तो इस हॉलो सिलेंडर का मैं 2D व्यू बना रहा हूं। तो 2D व्यू में ये ऐसा दिखेगा कुछ, इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस जो है r2 है, मटेरियल यहां पे प्रेजेंट है r1 से लेकर के r2 के बीच में। सो यहां पे सॉल्व करने के लिए एलिमेंट ले लो इसका, यहां से x पे जाओ और एक ये एलिमेंट ले लो। सो बताओ ये एलिमेंट कैसा दिखेगा, रिंग की तरह दिखेगा ये? तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, डी आई ऑफ रिंग का इंटीग्रेशन, 3D एलिमेंट है इस वजह से और 3D बॉडी है इस वजह से। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम। सो डीएम क्या हो जाएगा इसका, डीएम एम मास जो है वो दे रखा है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के लिए। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एरिया है 2 पाई एक्स डी एक्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो इस एलिमेंट का अगर 2 पाई एक्स डी एक्स है तो इसका डीएम क्या हो गया, क्या इसका डीएम m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया डीएम, डीएम इंटू आर स्क्वायर। सो रिंग के लिए आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो r1 से लेकर के r2 तक। सो r1 से लेकर के r2 तक जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। सॉल्व करोगे, यहां पे लिमिट डालोगे तो इसका एक्सप्रेशन आता है कुछ 3-4 m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसको सॉल्व करके देख लेना। लेकिन अपने से सवाल में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल टू द आउटर सरफेस। टेंजेंशियल टू द आउटर सरफेस का मतलब इसके अबाउट पूछा गया है, यहां पे एक्सिस है आउटर सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो क्या यहां से यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट कर लोगे, आई अबाउट क्रॉस, ये हो जाएगा आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है, दैट इज m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। यहां पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। क्या चीज, हॉलो सिलेंडर ही है, लेकिन वो जो हॉलो सिलेंडर है वो रिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है। एक्सिस के अबाउट एक हॉलो सिलेंडर और एक रिंग का बिहेवियर सेम ही होता है। हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है और रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है। तो इस वजह से इस तरीके से तुम मतलब बिहेवियर सेम है, इस वजह से इस तरीके से सॉल्व करके बढ़ सकते हैं आगे। यहां पे लेंथ में जाने की जरूरत नहीं है कि लेंथ कितना बड़ा है, क्योंकि बिहेवियर जब सेम है तो लेंथ को इग्नोर करके हम ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो अगर तुम लेंथ लेना चाहते हो तो इस एरिया के साथ लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, इस एरिया के साथ भी लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे लेंथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी लेंथ मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कट गया ऑटोमेटिकली, लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो फिर तुमको मास पूरा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा फुल बॉडी के लिए। फुल बॉडी का मास कैलकुलेट करो, फिर उसको सेंटर के अबाउट निकाल के इधर शिफ्ट करो, तो फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया माइनस रिमूव्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रिमूव्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही निकलेगा, सबसे पहले सेंटर के अबाउट उसका मास कैलकुलेट करो, सेंटर के अबाउट निकालो, फिर उसको इधर से इधर शिफ्ट करो। वैसे भी कर सकते हो, वो भी चीजें सही है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी विथ कट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो हो गया ना, ये टॉर्क बैलेंस करना है। ये इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब इस पे लगने वाला टॉर्क और इस पे लगने वाला टॉर्क दोनों बराबर होगा। ये जो है ये वर्टिकल लाइन में होना चाहिए बेसिकली। ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन में ही रहेगा। mg का टॉर्क और इसका mg का टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा। यहां पे mg लग रहा है और यहां पे कैपिटल mg लग रहा है। ये डिस्टेंस l/2 है, ये भी डिस्टेंस l/2 है। सो टॉर्क ऑफ दिस, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसका इधर वाला कंपोनेंट r क्रॉस ये कंपोनेंट, r क्रॉस ये कंपोनेंट, ये दोनों बराबर होंगे। सो m बाई कैपिटल M का वैल्यू मिल जाएगा उससे। तो वहां नॉर्मल भी आ जाएगा ना फिर इस पॉइंट पर। नॉर्मल की वर्टिकल वैल्यू भी रहेगी ना कुछ, बिना नॉर्मल के यहाँ पे टिक नहीं पाएगा ना। तो अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट करोगे तो नॉर्मल के भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वहां पे फंस जाओगे। टॉर्क से ही होगा ये। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, उसी के अबाउट आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। तो यहां पे एक रॉड है, इसको 2 स्ट्रिंग से बांधा गया है टू द 2 एंड्स। एक एंड इधर है और एक एंड इधर है। अब बोला जा रहा है कि इसको कट कर दिया गया एक साइड को। सो वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर इट इज कट। तो जब ये कट हो जाएगा तो ये हट गया, तो क्या ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये वाला एक्सिस के अबाउट। यहां पे ऐसे रोटेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। सो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो सेंटर पे लग रहा है mg, एक लग रहा है यहां पे टेंशन T, और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं है। तो क्या इसके अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हो? सो टॉर्क हो जाएगा r क्रॉस f दैट इज l/2 क्रॉस mg इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके अबाउट आई जो है वो होता है ml² 3 इंटू अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3g/12। 3g/12 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे? टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना टेंशन है इसमें? क्या हो गया? T इंटू L/2। इनिशियल कंडीशन में तो टेंशन mg/2 के बराबर है, इसमें भी mg/2 और इसमें भी mg/2 है। एक कट हो गया, आप टेंशन कैसे निकालोगे? किस एक्सिस के अबाउट? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लो टॉर्क आ गया T इंटू L/2। अब इसके आगे हाँ ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल के आई अल्फा के बराबर कर सकते हो, या फिर ट्रांसलेशन का भी यूज कर सकते हो। ट्रांसलेशन का मतलब इस पे नीचे mg लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। सो mg माइनस T जो होगा वो ma के बराबर होगा, और a की वैल्यू अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अल्फा l/2 हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस l/2 है, ये अल्फा से घूम रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस अल्फा l/2 हो गया। मतलब ये हो जाएगा mg माइनस T इज इक्वल टू m अल्फा l/2। अल्फा की वैल्यू डालो, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये है ट्रांसलेशन का यूज करके। दूसरा तरीका जैसे प्रणव ने बताया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, उसको आई अल्फा के बराबर कर दो। अल्फा अबाउट एनी पॉइंट इज सेम इन अ रिजिड बॉडी। जैसे ओमेगा के केस में हमने डिस्कस किया था, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इन अ रिजिड बॉडी, वैसे अल्फा भी सेम होगा। तो उस चीज का यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
चलो इसको हटा रहा हूं मैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि यूनिफॉर्म रॉड hinged at one of its end is allowed to rotate in vertical plane. Rod is given an angular velocity to it in its vertical position. So इस position पे angular velocity दिया जा रहा है. So the value of omega for which force exerted by hinge on rod is 0. So इस rod का FBD बताओ क्या क्या है। एक तो यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स हिंज लगा सकता था इस पे, लेकिन वो फोर्स तो बोला जा रहा है कि 0 लेना है, तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg? तो अगर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो क्या यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा या सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? तो क्या मैं mg को m ओमेगा स्क्वायर r कर सकता हूं? मतलब m ओमेगा स्क्वायर r ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज L/2। ये जो है ये r सेंटर ऑफ मास है। mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इस वजह से ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जो भी आना होगा डेट इज आएगा 2 अंडर रूट 2g/L। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये क्या करना था, ये कॉन्सेप्ट लगाना था। हाँ, नॉर्मल इज इक्वल टू 0। हिंज और रॉड में जो नॉर्मल लग रहा है वो 0 लेना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन रॉड इज 0 इन दिस पोजीशन। तो अगर ये नॉर्मल 0 है तो इस पे लगने वाला कौन सा फोर्स उसको सेंट्रीपिटल देगा? ये सर्कल में घूम रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास, तो कौन उसको सेंट्रीपिटल देगा? mg। तो mg सेंट्रीपिटल देगा तो उसको m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर दिया। सो r कितना है? हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? L/2। बस इस वजह से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना? ये तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है। एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा ना। एक इक्वेशन मिलेगा, इधर वाला कंपोनेंट इक्वल टू इधर वाला कंपोनेंट। रिजिड बॉडी है मतलब v1 cos 60 इज इक्वल टू v2 cos 30। सबसे पहला इक्वेशन तो ये हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिलेटिव डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब v1 sin 60 माइनस v2 sin 30 डिवाइडेड बाय d। तो यहां से फिर ऑप्शंस में क्या दिया भाई, v1 और v2 के टर्म्स में। तो सबसे पहले क्या करो, v1 की वैल्यू उठा के डाल दो इसमें। सो v1 की वैल्यू उठा के डालोगे तो क्या ये v2 cos 30 इंटू tan 60 हो जाएगा, माइनस v2 sin 30 डिवाइडेड बाई d। सो tan 60 होता है √3 और cos 30 होता है √3/2। 3v2/2 बाई माइनस v2/2 मतलब v2/d। v2/d आ जाएगा, वैल्यू रख लेना, ऑप्शन डी आ जाएगा। v2 के टर्म्स में अगर नहीं आता तो v1 की वैल्यू फिर उठा के डालते तुम इसमें, v2 की वैल्यू उठा के डालते v1 के टर्म्स में, तो उससे फिर ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करते, उसमें तो कोई ऑप्शन मैच कर जाता। ये क्वेश्चन नंबर 6। 7 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोलेगा कि रॉड है मास m लेंथ l का और इसको पुली से इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, दूसरी तरफ भी मास m है एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड। पुली जो है वो स्मूथ है, यहां पे मतलब अभी रोलिंग का कोई कंडीशन नहीं है, पुली स्मूथ है। सो व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ द ब्लॉक, ये पूछा गया है। सो मान लो ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो अगर ये ए से नीचे जाएगा तो क्या इधर वाला पॉइंट भी ए से ऊपर जाएगा? तो अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो क्या अल्फा एल जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा? सबसे पहला इक्वेशन, ये रॉड देखो ये तो अल्फा से घूमने वाला है, तो ये जो अल्फा से घूमेगा और ये पॉइंट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो क्या ए इज इक्वल टू अल्फा एल हो गया?
अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इस साइड में स्मॉल m के लिए पहले इक्वेशन लिखो। यहां पे टेंशन T है, नीचे mg है, सो हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। और दूसरा वाला जो है इस रॉड के लिए है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मतलब T इंटू एल माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। यहां से टेंशन T लग रहा है और मिडिल पॉइंट पे इसका mg लग रहा है। सो T जो है वो अल्फा के डायरेक्शन में है, देखो पॉजिटिव टॉर्क, और जो mg है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा एल की वैल्यू ए रख दो, सॉल्व कर लोगे इसके आगे। पहले ए निकाल लेना, यहां से ए निकालने के बाद फिर वो निकल जाएगा, तुम्हारा अल्फा निकल जाएगा और वो निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि एक यहां पे ये प्लेट है, प्लेट का मास जो है वो भी m है, ये जो है इसका मास भी m के बराबर ही है, और एक बॉल जो है इधर से आ रहा है और इधर से आकर के इसको हिट करके चिपक जा रहा है इसमें। सो बोला जा रहा है कि इफ द पार्टिकल ऑफ m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद द प्लेट एंड स्टिक टू इट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। स्टिक करने के बाद एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना होगा। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बीचों बीच वाला, तो क्या इस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो क्या इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। L about axis of rotation initial is equal to L about axis of rotation final। सो बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये तो रेस्ट पे है और ये यहां पे इसका मोमेंटम है, यहां पे mu मोमेंटम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, r परपेंडिकुलर इंटू मोमेंटम, r परपेंडिकुलर इंटू मोमेंटम। सो r परपेंडिकुलर कितना है, a इंटू mu, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए ये मान लो कि ये ओमेगा से घूम रहा है, ये पूरा सिस्टम जो है ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो इस सर्कुलर ये रेक्टेंगुलर प्लेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या वो आई ओमेगा हो जाएगा। सो रेक्टेंगुलर प्लेट का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा मतलब एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम टू ए स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, प्लस एक मास यहां पे भी चिपक रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी आई ओमेगा होगा, यहां पे जाके चिपक रहा है तो आई ओमेगा, मतलब ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा वो, मतलब एम इंटू आर, ये आर कितना हो जाएगा, ये एक्सिस है और यहां पे चिपक रहा है, ये आर निकालना है, ये डिस्टेंस है ए बाई टू और ये डिस्टेंस जो है ये है ए, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 मतलब रूट 5a बाई 2। सो एम आर स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ये दोनों फाइनल एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में, देखो एक्सिस के अबाउट ये भी इधर ही है और ये ओमेगा भी इधर ही है, इस वजह से यहां पे साइन का कोई पंगा नहीं है। अगर साइन इधर उधर रहता तो फिर प्लस और माइनस भी देखना पड़ता जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हो, तो यहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो 9 से आगे आप सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 17 तक करो, 9 to 17 थोड़ा जल्दी करो, ठीक है, टाइम क्योंकि काफी निकल गया है। 9 से लेकर के 17 तक जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है, अगली बार होगा, इसको क्रॉस कर लेना, ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20
सो 9 to 17 जल्दी करो, मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। 9 में पूछा गया है कि एक बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, एक रोटेशन होने के बाद इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड। इस पर तो डिपेंड करता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। क्यों क्यों नहीं डिपेंड करता, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है तो इसको हम कैसे बताएंगे मैथमेटिकली। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इंटीग्रल टॉर्क dt, टॉर्क जो है वो है आर एफ इंटू डी टी, ठीक है, यही एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू अपन आई इंटू ओमेगा भी दे सकते हैं। तो ये बताओ जिसमें अल्फा ज्यादा होगा, जिसका भी अल्फा ज्यादा होगा जिस केस में, क्या उस केस में टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी घूमेगा, और जिस केस में अल्फा कम होगा उस केस में टाइम जो होगा बढ़ जाएगा, मतलब धीरे धीरे घूमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है क्या ये इस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, फिर टाइम किस में ज्यादा लग रहा है या किस में कम लग रहा है घूमने में, लगेगा ना, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ना, टाइम की जरूरत पड़ेगी, अल्फा निकालना पड़ेगा ना फिर अपने को। ये जो टाइम है इसको निकालने के लिए अल्फा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा निकालने के लिए अपन यूज करेंगे इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए टॉर्क और आई दोनों की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनिशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी अपने को। लेकिन जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है टॉर्क डी थीटा से, टॉर्क इंटू डी थीटा से आ रहा है। डी थीटा जो है किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, जितना एंगल घूमा उतना एंगल घूमना इंटू टॉर्क, ये तुम्हारा वर्क डन होगा, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मान लो तुम टॉर्क निकालोगे आर एफ इंटू डी थीटा, तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन है तुम इस एंड पे लगाओ चाहे उस एंड पे लगाओ, बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, बॉडी के लेफ्ट एंड पे लगाओ चाहे बॉडी के राइट एंड पे लगाओ, टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी और डी थीटा भी सेम रहेगा एक रोटेशन में। मतलब जैसे मान लो ये बॉडी है, बोला गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सिस इधर है, लेट से मास इधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक, और फोर्स लगाया जा रहा है यहां पे। और एक दूसरा केस लेते हैं जहां पे ये बॉडी है, एक्सिस इधर की तरफ है और फोर्स यहां पे लगाया जा रहा है, तो मास जो होगा इधर के डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इधर के डायरेक्शन में हमने इंक्रीज होता हुआ माना है। तो जब इधर से इधर बढ़ेंगे हम तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केसेज में अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, जो कि आर इंटू एफ होगा। तो टॉर्क जब सेम है और डी थीटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डी थीटा भी दोनों में हम लोग इक्वल ले सकते हैं एक रोटेशन में, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम निकालने जाओगे तो आई की वजह से अल्फा बदलेगा, अल्फा की वजह से ओमेगा बदलेगा, ओमेगा की वजह से डी बदलेगा। इस वजह से एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी ये इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी में टॉर्क और डी थीटा का एक्सप्रेशन सेम रहेगा दोनों एक्सिस के अबाउट, या तुमको एक्सिस कोई और भी लोगे तब भी टॉर्क और डी थीटा का एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम निकालने जाओगे तो अल्फा बदल जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, अल्फा बदल जाएगा तो ओमेगा बदल जाएगा, ओमेगा बदल जाएगा तो टाइम बदल जाएगा। इस वजह से पहला और तीसरा वाला टर्म डिपेंड करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और बीच वाला जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एनर्जी कंजर्व करना था, कर लिया ना ये? तो टॉप पॉइंट का कंडीशन क्या लोगे वीसीएम कराने के लिए?
रॉड का 7 BCM हो रहा है। कंडीशन क्या लोगे? टॉप पॉइंट पे क्या कंडीशन लोगे? टेंशन जीरो करोगे कि वेलोसिटी जीरो करोगे? वेलोसिटी जीरो होगा। रॉड का केस है, ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी और उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दोगे, ये ऐसे घूमने वाला है। सो इनिशियल एनर्जी इसमें कितना है? ये V से चल रहा है। सो इनिशियल एनर्जी इसका हाफ mv²। रॉड का काइनेटिक एनर्जी कितना है? वो है हाफ I ω², दैट इज हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा, दैट इज V/L²। और अगर इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं तो बॉल का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, लेकिन इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज mgl/2। ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल एनर्जी। दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। जब ये ऊपर चला जाएगा तब, तो ऊपर चला जाएगा तो इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2 mgl। इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? mg इंटू L/2 प्लस L। यहां से यहां पे चला जाएगा तो L/2 है और ये डिस्टेंस L है, मतलब L/2 प्लस L। और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो है ही, काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो है। इससे कैलकुलेट कर लेना, V की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तुम्हारा करेक्ट आंसर C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 और 8 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 8 दोनों एक जैसे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल I ओमेगा करना होगा। कर लोगे ना? I ओमेगा पहले रॉड का लिखना, ml²/12 इंटू ओमेगा। फिर I ओमेगा फिर इस छोटे मास के लिए लिखना, ml² इंटू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है ही तुम्हें पता, दैट इज mv इंटू d/2। हो जाएगा ना? ये बिल्कुल उसके जैसा है वो। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 और ये बिल्कुल एक टाइप का सवाल है, दोनों एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L इज पाइवोटेड एट L/4। सो यहां पे पाइवोट किया गया है, इधर एक मास लगा रखा है m और इधर एक मास लगा रखा है 2m। सो इट इज रिलीज्ड। Release of the system is released after some time it becomes vertical, then the speed v of the two masses is and angular velocity. So speed और angular velocity निकालना है। तो क्या ये वर्टिकल जब रॉड होगा तो ऐसा दिखेगा तुम्हें? यहां पे मास m है, यहां पे मास 2m है, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो। तो ये जो है ये ओमेगा से घूमेगा सिर्फ, क्योंकि ये हिंज किया हुआ है, तो ये पूरा बॉडी जो है सिर्फ ओमेगा से घूमेगा। सो रेफरेंस पॉइंट जब यही है तो इनिशियल एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I ω², दैट इज हाफ ऊपर वाले का I हो जाएगा ml² ml/4 का स्क्वायर और नीचे वाले का I हो जाएगा 2m इंटू 3l/4 का स्क्वायर इंटू ω²। ये हो गया हाफ I ω² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर वाले का पोटेंशियल एनर्जी है mgl/4 और नीचे वाले का है -2mg इंटू 3l/4। ये l/4 डिस्टेंस पे, ये 3l/4 नीचे है, तो -2mg इंटू 3l/4। सो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो बताओ ऊपर वाले का स्पीड कितना होगा? v ऑफ m, क्या वो ओमेगा इंटू L/4 हो जाएगा? और नीचे वाले का v ऑफ 2m, क्या वो ओमेगा इंटू 3l/4 हो जाएगा? तो इस तरीके से एनर्जी कंजर्व करना था। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये क्वेश्चन नंबर 12। चलो आगे बताओ 13th क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है a wheel is starting from rest is uniformly accelerated at 2 radian per second for 20 सेकेंड। सो पहले के 20 सेकेंड में एक्सेलरेट किया 20 सेकेंड तक, मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। आफ्टर इट रोटेट्स यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स।
अगले 20 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन में है वो, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 20 सेकंड, एंड लास्ट के 20 सेकंड में रिटार्डेशन हो रहा है. सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो जब सबसे पहले एक्सेलरेट हो रहा है तो थीटा वन अपन निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से. सो यू इज 0 प्लस हाफ ए दैट इज 2 इंटू 20 स्क्वायर. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सर्कुलर में मैं लगा रहा हूं, रिलेट करना. u मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a मतलब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, t इज द टाइम. सो यहां से थीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ये 400 आ गया. सो पहला केस में ये हो गया. और ओमेगा क्या हो जाएगा इस मतलब एक्सेलरेशन के एंड में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, क्या वो अल्फा इंटू टी के बराबर होगी. मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब 40 रेडियन पर सेकेंड. तो बताओ थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी. इस ओमेगा के साथ जब वो रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मोशन से अगले 20 सेकेंड तक, तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो ओमेगा इंटू टाइम हो जाएगा. मतलब 40 इंटू 20 मतलब 800, और लास्ट में थीटा थ्री. बोला जा रहा है कि इसके बाद वो स्टॉप हो रहा है 20 सेकेंड में. तो 20 सेकेंड में जब वो स्टॉप हो रहा है तो क्या अल्फा जो होगा वो -2 के बराबर ही रहेगा. 0 से 20 सेकंड में एक्सेलरेट हुआ है और यहां से 20 सेकंड में डीसेलरेट हो रहा है. इसका मतलब एंगुलर रिटार्डेशन इज सेम. एंगुलर रिटार्डेशन सेम होगा तो थीटा थ्री हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 400 ही है. इस वजह से थीटा नेट हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, मतलब ये हो जाएगा 1600. हो गया ना ये 16 इंटू 10 स्क्वायर आ गया. एन की वैल्यू कितनी हो गई. क्वेश्चन नंबर 14 में बोलेगा 3 आइडेंटिकल रॉड्स each of length L are joined to form a rigid equilateral triangle. So what is the radius of gyration about an axis passing through the corner and perpendicular to the plane of the triangle. So एक रॉड यहां पे, एक रॉड है यहां पे, और यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू प्लेन. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पहले रॉड का, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. पहले वाले रॉड का क्या होगा ml स्क्वायर बाई 3, दूसरे वाले रॉड का ml स्क्वायर बाई 3 और तीसरे वाले रॉड का. तो इसको हम लोग पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे और फिर इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. सो तीसरे वाले का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये जो r है ये है √3l बाई 2, मतलब m 3l स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3m के स्क्वायर. टोटल मास 3m है. कैलकुलेट करोगे सही आंसर आएगा L बाई √2 आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस मेकिंग एंगल 45 डिग्री. सो ये रॉड है, ये एक्सिस नंबर 1 है जो कि एंगल 45 डिग्री बना रहा है. इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो एक एक्सिस यहां पे भी ड्रॉ कर दो 45 डिग्री पे. ये जैसे 45 डिग्री है, ये वैसे ही 45 डिग्री है. ये एक्सिस नंबर 2 मान लो, और एक एक्सिस मान लो यहां पे क्रॉस 3. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. क्या ये सिमेट्री से बोल सकते हैं ये 2I1 के बराबर है. और I3 की वैल्यू कितनी होती है ml स्क्वायर बाई 3. तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 6, n की वैल्यू 6 हो जाएगी. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना था, ये उस तरीके से होगा. क्वेश्चन नंबर 16. टॉर्क बैलेंस करना है. दो एक्सिस ले लो, एक एक्सिस T1 पे ले लो तो T2 और mg का रिलेशन मिल जाएगा, और दूसरा एक्सिस T2 पे ले लोगे तो T1 और mg का रिलेशन मिल जाएगा. उससे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे mg है. सो पहला एक्सिस मैं 1 पे ले रहा हूं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है. तो पॉइंट 1 के अबाउट T2 इंटू 3l बाई 4 इज इक्वल टू mg इंटू l बाई 4. T2 की वैल्यू आ गई mg बाई 3. ये एक्सिस नंबर 1 के अबाउट है. एक्सिस नंबर 2 के अबाउट लोगे तो T1 इंटू 3l बाई 4 इज इक्वल टू mg इंटू l बाई 2. सो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2mg बाई 3. सो
T1 बाई T2 करोगे तो 2 मिल जाएगा तुमको। नहीं होता है सवाल तो बताओगे ना, तभी मैं बताऊंगा ना सॉल्यूशन। सिर्फ बोलोगे हो गया तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। और जैसा एक मेथड तुम लोग बोल रहे थे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो T1 प्लस T2 एक तो mg के बराबर है, एक इक्वेशन ये है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट करोगे तो T1 इंटू एल बाई फोर इज इक्वल टू T2 इंटू एल बाई टू। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि यहाँ पे दो पुलीज हैं जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस कुछ है। इसको इस तरीके से ऐसे हैंग कर रखा है और यहां से इसको कनेक्ट किया है इससे। ये B है और ये A है। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके से हैंग किया गया है एंड फ्रिक्शन एट A एंड B, उसका जो टॉर्क है mgr/4 है। mgr/4 यहां पे भी है और mgr/4 यहां पे भी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द पुलिस, मतलब इसमें लगने वाले टेंशन की वैल्यू पूछी है T2। सो यहां पे लग रहा है T1, यहां पे लग रहा है mg। मान लो इसका एक्सेलरेशन A है तो ये अल्फा से घूमेगा। तो अल्फा से अगर ये घूमेगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं A इज इक्वल टू अल्फा स्मॉल r है। तो अगर ये वाला पॉइंट अल्फा r से चल रहा है तो ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, क्या ये अल्फा इंटू 2r से चल रहा है? ये अगर रेडियस r से चल रहा है तो ये वाला तो रेडियस 2r पे है ना, तो इस पे मतलब अल्फा इंटू 2r से चल रहा होगा वो। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका अल्फा निकालूं तो क्या इसका अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। और यहां पे लग रहा है इस पे T2 और यहां पे लग रहा है इस पे T2। ये इसका कुछ एफबीडी हो जाएगा इस तरीके से। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सबसे पहले इसके लिए mg माइनस T1 इज इक्वल टू m है। ए वाले के लिए अल्फा का इक्वेशन लिखे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू 2r और एक फ्रिक्शन का टॉर्क दैट इज mgr/4 दिया हुआ है। सो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर माइनस mgr/4 ये हो जाएगा आई अल्फा। आई अल्फा मतलब mr² इंटू अल्फा। और दूसरे वाले के लिए हम टॉर्क का इक्वेशन लिखे तो T2 इंटू आर माइनस mgr/4, ये फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू mr² इंटू 2 अल्फा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, सॉल्व कर लो मिल जाएगा सब कुछ। सर वो mr² बाय अल्फा जो हमने लिया है सेकंड इक्वेशन में, वो आपको 2r नहीं करना चाहिए क्योंकि 2r रेडियस है वो A क्वेश्चन में बोला गया है ना कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। सेंट्रोइडल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mr²। m और r एडजस्ट होकर के mr² लिखा हुआ है, नहीं तो अलग से अगर m और r, m अलग देता और r अलग देता तब अपने को ये इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। यहां से x पे जाते फिर x पे जाकर के उसको लिखते और फिर r से लेकर 2r तक इंटीग्रेट करते, लेकिन वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेंटर के अबाउट जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr² है। सो आर आर कट कर दो, आर आर कट कर दो और अल्फा आर की जगह पे ए रख दो। सॉल्व कर लो ऐड करके। सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेना, T1 T2 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी तीनों को ऐड करने पे। ए की वैल्यू जैसे ही आई अपने को T2 कैलकुलेट करना है, ये लास्ट वाला इक्वेशन यूज कर लेना T2 निकालने के लिए, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कर लोगे यहां से आगे। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, आर आर कट कर देना है इधर, आर आर कट कर देना है इधर, अल्फा आर की जगह पे ए रख देना है, इन तीनों को फिर ऐड कर देना है। आर काट करके अल्फा आर की जगह पे ए रख के इन तीनों को ऐड कर दो, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू इस लास्ट वाले इक्वेशन में डाल देना, T2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सर। हो गया। ये यस सर। एनर्जी कंजर्व करना था इसमें। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आएगा? रोटेशनल ट्रांसलेशन। किसका रोटेशनल?
तो पुली का रोटेशनल एनर्जी आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ब्लॉक का ट्रांसलेशनल आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकालोगे? वी बाई आर हो जाएगा ओमेगा। कर लोगे ना ये? एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है डायरेक्टली ये। इस टाइप के सवाल आते हैं जेई मेंस में एनर्जी कंजर्वेशन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सर, हो गया। कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 19, एंगुलर मोमेंटम जो एल का एक्सप्रेशन दे रखा है उससे टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क जो होगा वो डीएल बाई डी टी होगा। तो डीएल बाई डी टी करोगे तो क्या ये 4√2 आ जाएगा। अब ये टॉर्क जो होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी ओरिजिन और उस लाइन के बीच का डिस्टेंस। y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पे चल रहा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 ये वाला लाइन है। तो ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा? मैथ में पढ़ा होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला निकाल लेना, ये आर रख लेना, इधर एफ की वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक दूसरा ट्रिक याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो ये स्लोप इंटू ये स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दोनों का स्लोप विल बी इक्वल टू -1। उससे मिल जाएगा तुमको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि होगा x0 x0 -4। x0 मिलते ही ये डिस्टेंस मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि एक रोटेटिंग सिलेंडर है जिसका एंगुलर वेलोसिटी है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन आइडेंटिकल स्टेशनरी सिलेंडर। तो इस सिलेंडर को उस सिलेंडर के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क एक्ट ऑन टू सिलेंडर, one accelerates and other decelerates. So if the common magnitude of acceleration and deceleration be 1 revolution per second square, then how much time will it take before the cylinder have equal angular speed? दोनों का एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन 1 है तो बोला गया कि कितने टाइम के बाद दोनों सेम ओमेगा से पहुंचेगा। तो पहला वाला जो है उसका इनिशियल ओमेगा क्या है 50, फाइनल ओमेगा को मान लो ओमेगा नॉट। तो क्या इसके लिए रिटार्डेशन होगा? पहले वाले के लिए 50 से ये कम होगा और दूसरा वाले के लिए एक्सेलरेशन होगा। सो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 50 माइनस 1 इंटू टी और इसमें ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू टी। ओमेगा नॉट का वैल्यू उधर डाल दो। सो t इज इक्वल टू 50 माइनस टी, so t is equal to 50 by 2, that is 25. Question solved. So ये पूरा सीट कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। ठीक है, अगली क्लास में रोटेशनल का अगला वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि कंबाइंड मोशन है। कंबाइंड मोशन से आगे टॉपलिंग वगैरह ये सब, सो वो पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।